नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास। समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित प्लस जो 20 MCQ जो अलग अलग पेपरों में पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में, उसको हमने यहाँ इंक्लूड किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समास किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच की विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप एक नया संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, राजपुत्र। तो यहाँ पे देखिए, राजपुत्र एक शब्द है लेकिन उसका क्या किया, विग्रह किया गया तो राजा का पुत्र। मतलब शब्द ओरिजिनल हम ऐसे बोलते हैं राजा का पुत्र, लेकिन उसको जब समास में एक शब्द क्या बनाया गया, राजा का राजपुत्र। वैसे ही गंगा जल, गंगा का जल। गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश। ऐसे क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट आप समझिए कि जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच की जो विभक्ति, जैसे यहाँ पे का निकाल दिया गया, यहाँ पे में निकाल के एक शब्द बनाया गया, अर्थपूर्ण शब्द, उसे क्या कहा गया है, समास कहते हैं। देखिए अब समास के कितने अंग हैं, 2 अंग हैं। एक तो समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। समस्त पद जैसे कि हमने राजपुत्र देखा, तो राजपुत्र है वो समस्त पद है, उसको समस्त पद बोलेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपको पद दिया होगा और ऑप्शन में देगा कि वो समस्त पद है या समास विग्रह है, उसको क्या बोलेंगे। तो अगर शब्द के बीच का विग्रह को हटा दिया गया है, एक सिंपल शब्द दिया गया है, तो उसको बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका समस्त पद। लेकिन जब समस्त पद को अलग अलग करके उसका अर्थ बताया जाता है, जैसे राजपुत्र का हो गया राजा का पुत्र, तो इसको बोलेंगे समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना। चलिए अब देखेंगे समास के कितने भेद है। तो समास के 6 भेद है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। एक एक करके सारे हम देखेंगे उदाहरण के साथ में। फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पहला पद अव्यय, इट मीन्स कि जिसका रूप कभी नहीं बदलता, उसको अव्यय बोलते हैं। वही पूरे समस्त पद का प्रधान होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा कि हाँ एक्चुअल में अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो चलिए, समास बनने के बाद पूरा शब्द भी अव्यय की तरह प्रयोग होता है। सरल भाषा में कहें तो यदि समास का पहला शब्द प्रति, यथा, आ, भर, सह, अनु आदि अव्यय हो और वही पूरे शब्द का अर्थ निर्धारित करे तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। अव्यय वे शब्द है। अब सब कुछ अव्ययी भाव में अव्यय पर टिका है, तो अव्यय क्या है, तो वे शब्द है एक जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के अनुसार रूप नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे प्रति है, यथा, आ, स, भर, बिन, अनु, ये जो शब्द है ना, ये वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के अनुसार बदलता नहीं है, वह ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। तो प्रत्येक दिन, यहाँ पे क्या आया, प्रत्येक क्या है, अव्यय है जो किसी भी, और दिन क्या है, संज्ञा है। लेकिन पहला पद प्रति अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है और ये किसी भी कारक, संज्ञा या वचन के कारण इसका रूप बदलेगा नहीं। अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल, यथाशक्ति। तो विग्रह शक्ति के अनुसार, उसका विग्रह करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, यथा यानी के अनुसार। तो यहाँ पे यथा जो वहाँ पे प्रत्येक था वो क्या था, अव्यय था। यहाँ पे यथा जो है वो अव्यय है और शक्ति जो है वो विग्रह है। तो शक्ति जो है वो संज्ञा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार। तो यहाँ पे अव्यय चेंज नहीं होगा। देखिए, यथाशक्ति, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति, यथा, जो भी शब्द हमने देखे वो अगर आपको दिख जाए वाक्य में, शब्द में शुरुआत में, आजीवन, तो देखिए विग्रह मतलब आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। तो आ अव्यय है और जीवन संज्ञा है, अर्थ क्या हुआ, पूरे जीवन तक।
अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए, अव्ययी भाव में आपको क्या याद रखना है कि शब्द जैसे प्रति, दूसरा क्या हो गया प्रति हो गया, आपका यथा हो गया, आ हो गया, ये जो शब्द है, कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे जो अव्यय है, जो किसी भी संज्ञा वचन या कारक के चलते चेंज नहीं होता, उसका रूप बदलता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। अब तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास में दूसरा पद, ये क्वेश्चन भी आया था कि किस समास में दूसरा पद, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद, दूसरा पद की अन्य पद, तो आपको याद रखना है दूसरा पद प्रधान होता है। तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का, की, के लिए आदि का लोप होता है। ये तो बहुत इजी है याद रखने के लिए। देखिए, सरल भाषा में कहें तो यदि समास विग्रह यानी कि शब्दों को अलग करते समय का, के, की, का के लिए में पर जैसे शब्द आए तो वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण राजपुत्र। अब देखिए, राजपुत्र है, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, राजा का पुत्र, लेकिन राजपुत्र में क्या, इस का जो है ना वो लोप हो गया, ठीक है, का लोप हो गया, तो क्या बोल रहा है कि जो भी बीच में कारक चिन्ह का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे का, की, के, तो उसका लोप होता है, तो समझ जाइए कि वो क्या है। अब आप कंफ्यूज कब होंगे, ये तो राजपुत्र है, वहाँ पे यथाशक्ति है, तो अव्ययी भाव में आपको शब्द याद रखना है, यथा, प्रति, ये सब। यहाँ पे क्या है कि बीच में किसी भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है, तो आप समझ जाइए कि ये तत्पुरुष समास है। गंगा जल, तो यहाँ पे गंगा का जल, का लोप हो गया है, गंगा जल का आया, इसलिए क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों का संबंध विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में समझेंगे, आपको एकदम नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ। कर्मधारय समास मतलब कैसे समझना है, किसी का कर्म महान होता है, कर्म के चलते वो व्यक्ति महान बनता है, तो जब भी महानता जैसे भाव आपको उस शब्द में दिखे तो आप समझिए कि कर्मधारय समास है। चलिए अब देखेंगे, गुण, रूप, रंग, ये सब क्या है, एक भाव है, गुण है, और गुण से, कर्म से आदमी महान बनता है, इंसान महान बनता है, तो वैसे याद रखिएगा। तो जिस समास, अब देखिए सरल भाषा में कहे तो यदि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता यानी कि गुण, रंग, अवस्था, आकार बताए तो वो क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। उदाहरण देखेंगे तो नील कमल। अब देखिए, कमल को क्या बोला गया है, नीला, ठीक है, तो नील उसका क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष है, तो इसलिए आपको समझ जाना है कि कमल का गुण बताया गया है, तो आपका कर्मधारय समास हो गया। महापुरुष, पुरुष महान कब होता है, अपने कर्मों से, कुछ खास होगा, गुण होंगे उनके अंदर तभी ना, तो देखिए कैसे। अब महापुरुष का आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान पुरुष, इसमें विशेषण क्या है, महान, और पुरुष क्या है, विशेष। याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, जो गुण बताए वही कर्मधारय समास कहलाए, इतना याद रखिए, फिर आपको अपने आप याद रह जाएगा कर्मधारय समास के बारे में लाइफ टाइम के लिए। आप पढ़ाई छोड़ देंगे, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद भी आपको हमेशा याद रहेगा, हाँ कर्मधारय समास मतलब उसमें क्या आता है, गुण, विशेषता बताई जाती है। अब देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा समास विग्रह करने पर उनके बीच और, एवं, तथा क्या आता है, आदि जैसे शब्द आते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो और से जोड़ा जा सके उसे द्वंद्व समास कहा जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जिस शब्द को और से जोड़ा जा सके तो वह द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखेंगे तो माता पिता, तो ऐसे हम माता पिता लिखे हैं, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता, तो यहाँ पे और का लोप हो गया, माता पिता सिर्फ लिखा है और बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया है, तो क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब कि
दोनों जरूरी, दोनों का महत्व है, माता का भी महत्व है, पिता का भी। यहाँ पे देखिए दिन रात, दिन का भी महत्व है और रात का भी, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पद प्रधान है। तो क्या हो गया, सुख दुख, देखिए सुख दुख दोनों पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है, सुख और दुख, दिन और रात, माता पिता, दोनों का महत्व है। तो जहाँ पे आपको प्रथम पद और दूसरा पद दोनों प्रधान दिखे, वो आपको क्या समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि वह द्वंद्व समास है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण है तो समास से, अलंकार से, कारक क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार करने वाला विद्यार्थी, एक एक मार्क्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक मार्क्स से कोई टॉप कर जाता है और एक नंबर से कोई रह जाता है, ठीक है। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अक्सर क्या, बच्चे सिंपल टॉपिक है ऐसा सोच के इग्नोर कर देते हैं, हाँ ये तो हमको आ रहा है, लेकिन वही गलत करके आते हैं। तो चलिए अब देखेंगे द्विगु समास, वो द्वंद्व समास था जहाँ पे दोनों पद प्रधान थे। अब द्विगु समास, ये तो सबसे इजी है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या बताता हो, तथा वह किसी समूह संख्या या समाहार का बोध कराता हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो यदि समास का पहला शब्द संख्या हो और वह किसी समूह का अर्थ दे तो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु में आपको संख्या याद रखना है। अब देखिए त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। त्रिभुज का मीनिंग हुआ तीन भुजाओं वाला। तो यहाँ पे त्रि क्या है, तीन है, एक संख्या है, और भुजा एक नहीं होती, भुजाएं होती है। तो क्या, पहला पद संख्या है और दूसरा पद समूह है। तो यहाँ पे त्रिभुज आपको पहचान में आ ही गया होगा कि क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्या है। पंचवटी, पंचवटी का मतलब पांच वट वृक्षों का समूह। तो पंच में पांच एक संख्या है और वट वृक्षों का समूह क्या है, एक समूह है, इसलिए ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, तो संख्या भी आना चाहिए प्लस समूह भी होना चाहिए, तब जाके आपको समझ जाना है कि ये द्विगु समास है। सिर्फ संख्या देख के आ जाएंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दशानन, तो आपको 10 दिख गया तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज। लेकिन नहीं, दशानन में 10 निकाल के नन में कोई समूह नहीं, नन का मतलब कोई समूह संख्या नहीं है, तो वो आपका क्या, द्विगु समास नहीं होगा। इसलिए संख्या के साथ साथ समूह भी होना चाहिए, तब आप जाके करेक्ट आंसर दे पाएंगे, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब कि दो जो पद दिए गए हैं वो दोनों पद से तीसरा पद प्रधान होता है, ये दोनों प्रधान नहीं होते। समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यदि समास का अर्थ उसके दोनों शब्दों से अलग होकर किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करे तो वो क्या कहलाता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देखिए अभी हमने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दशानन, लेकिन 10 तो संख्या है लेकिन नन कोई समूह नहीं है, इसलिए दशानन जो है ना वो बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशानन, देखिए दो शब्द है, दशानन, 10 नन, लेकिन उस दोनों प्रधान नहीं है। तीसरा दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो जिसके 10 मुख है तो यहाँ अर्थ रावण से है, तो यहाँ दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा प्रधान होगा कौन, रावण, इसलिए ये बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पे नीलकंठ है, ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका, किसका, भगवान शिव का। तो यहाँ पे दो पद से तीसरा पद महान बना, कौन, तो भगवान शिव। ऐसे आपको याद रखना है क्या, कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे 20। इस जो 20 MCQ है वो अलग अलग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे क्वेश्चन पेपर बीपीएससी में से हमने लिया है, जो बहुत ही बार रिपीट हुए थे। तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए और कोशिश करिए कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता हो, तभी ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा हमको याद है। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रतिदिन
किस समास का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव। यहाँ पे कौन सा शब्द दिख रहा है? प्रति। हमने पहले ही देखा, तो क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यहाँ पे का शब्द का जो है वो लोप हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। का के की का लोप हो जाए तो वहाँ पे क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। महापुरुष किस समास का उदाहरण है? महापुरुष, महान पुरुष कब बनता है? कब बनता है? तो अपने कर्मों से बनता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। माता पिता, देखिए माता पिता दोनों महत्वपूर्ण है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। दोनों का महत्व है ना, दोनों पद प्रधान है। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? अब आप हमें बताइए, मतलब तीन संख्या आ गया, त्रिभुज मतलब कि तीन भुजाओं वाला, तो त्रि मतलब तीन संख्या आया, प्लस भुजा मतलब भुजाएं बहुत, तीन एक से ज़्यादा हो गए, समूह भी आया, तो क्या होगा? द्विगु समास। याद रखिएगा, संख्या के साथ समूह भी होना चाहिए। दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन यानी रावण को याद किया गया है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। दो पद किसी तीसरे पद की महानता बता रहे हैं। गंगा जल का समास क्या है? गंगा जल जो है उसका समास क्या है? तो गंगा का जल, का लोप हो गया तो तत्पुरुष समास होगा। दिन रात, दिन रात में दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों पद प्रधान है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब नीलकमल, नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो कमल क्या है? नीला है, कमल की विशेषता बताई गई है, उसका गुण बताया गया है, तो कर्मधारय समास होगा। सपरिवार किस समास का उदाहरण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव। परिवार एक भावना जगाता है, ये क्या है? अपरिवार। यहाँ पे स शब्द जो अव्यय है वो जोड़ा गया है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऐसे भी आता है कि आपको शब्द दिया हो, अब बताइए कि वो किस समास का उदाहरण है। अब यहाँ पे है ऋण मुक्त किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? अब हमने क्या देखा कि तत्पुरुष समास में क्या आता है? का की के की को का लोप होता है, तो ये बोल रहा है कि उसमें भी ऋण मुक्त जो है वो किस प्रकार का तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपादान है, ऋण मुक्त। देखिए ऋण से मुक्त होना, ठीक है, तो यहाँ पे आपादान आएगा। हस्तलिखित किस प्रकार का तत्पुरुष समास था? हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखना, ठीक है, तो जब आप हाथ से लिखने की बात कर रहे हैं तो करण, अगर आपने कारक पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में क्या आता है? से आता है, तो यहाँ पे हाथ से लिखना उसको हस्तलिखित बोलते हैं, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? कि तत्पुरुष समास का करण जो है ना, ये उदाहरण है हस्तलिखित। चौराहा, देखिए अब चौराहा किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या? चौ संख्या भी है और राहा मतलब बहुत सारी राह है, ठीक है, तो क्या हो गया? ये किस समास का उदाहरण होगा? द्विगु समास का। यहाँ पे संख्या भी है और समूह भी है। लंबोदर, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? अब आप बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम तो समझा ही रहे हैं। लंबोदर यानी कि लंबा जिसका पेट है, लंबोदर किसको बोलते हैं हम लोग? लंबोदर किसको बोलते हैं? गणपति बप्पा को, गणेश जी को बोलते हैं, तो क्या आएगा? बहुव्रीहि समास। दो पद किसी तीसरे पद को बता रहे हैं। अब देखिए सुख दुख किस समास का उदाहरण है? दोनों महत्वपूर्ण है, तो क्या आएगा? द्वंद्व समास। यथाशक्ति, यथा शब्द आया तो आपको क्या समझ जाना है? यथा शब्द आएगा तो आपको समझ जाना है कि तत्पुरुष समास। वनवास किस समास का उदाहरण है? वनवास जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सप्तऋषि, देखिए 7 ऋषियों का समूह, तो क्या हो गया? कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा द्विगु समूह। संख्या भी आया और समूह भी आया, इसलिए द्विगु समूह। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि उसका मुख चंद्रमा सा है। यहाँ पे क्या? उसके गुण बता रही, उसकी विशेषता बताई जा रही है।
नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नीला है कंठ किसका? भगवान शिव का। तो बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पे दो पद मिलके तीसरे व्यक्ति की गुण बता रहे हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? मतलब नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला कंठ, जिसका कंठ नीला है, या कंठ का नीला, या कंठ में नीला। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपने ध्यान से देखा होगा तो आप 1 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।